तकरीबन 5 दिनों तक चलने के बाद हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच के दावोस सम्मेलन का समापन हो गया। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर दावोस सम्मेलन होता क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, इसके अलावा 2023 के संस्करण में किन विषयों पर बात की गई और साथ ही ये पूरा सम्मेलन भारत के लिहाज से कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी खबर की बात की थी। खबर को जानने के बाद हम दावोस सम्मेलन 2023 और विश्व आर्थिक मंच के बारे में कुछ बुनियादी बातें जानेंगे। इसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो दावोस सम्मेलन है और विश्व आर्थिक मंच है, वर्तमान समय में ये दोनों कितने ज्यादा प्रासंगिक हैं, इनकी जरूरत क्या है। इसके अलावा 2023 के संस्करण के प्रमुख बिंदु क्या रहे और भारत के लिहाज से ये सम्मेलन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण रहा, उन दोनों पर बात करेंगे और अंत में एक प्रश्न पर भी बात करेंगे। ये जो पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले विश्व आर्थिक मंच और दावोस सम्मेलन के बारे में कुछ बुनियादी बातें जान लेते हैं। तो दावोस सम्मेलन का आयोजन जो है वो मुख्य तौर पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच द्वारा किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच क्या है? तो विश्व आर्थिक मंच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाला एक गैर लाभकारी संगठन है, एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे मुख्य तौर पर साल 1971 में जर्मनी के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री, एक बहुत बड़े व्यवसायी क्लॉस श्वाब द्वारा गठित किया गया था। वर्तमान समय में यही इस पूरे संगठन के प्रमुख भी हैं और दावोस सम्मेलन का आयोजन भी इन्हीं के नेतृत्व में किया जाता है। अब ये संगठन और ये सम्मेलन का काम क्या है, ये लोग काम क्या करते हैं? तो इस सम्मेलन का, इस संगठन का प्राथमिक कार्य एक मंच के तौर पर काम करना है, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जहां पर दुनिया की सरकारों के प्रतिनिधि मिलते हैं, दुनिया के नीति निर्माता मिलते हैं, पॉलिसी मेकर्स मिलते हैं, इसके अलावा जो कॉर्पोरेट लीडर्स हैं वो मिलते हैं और दुनिया के जो प्रमुख विषय हो सकते हैं, जो बड़े महत्वपूर्ण विषय हो सकते हैं, उन विषयों पर एक साथ बैठकर विचार विमर्श करते हैं और इस संबंध में भविष्य की नीतियों को निर्धारित करने की कोशिश करते हैं। यानी भविष्य में किसी विषय को लेकर किस तरह की नीति बनाई जा सकती है, किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं, इन्हीं तमाम विषयों पर इस सम्मेलन के दौरान, इसके अलावा इस संगठन के तमाम जो अन्य सम्मेलन होते हैं, तमाम जो अन्य आयोजन होते हैं, उन आयोजनों में इसी विषय पर चर्चा की जाती है। तो ये तो बात हुई दावोस सम्मेलन की। इसके अलावा साल 2023 का सम्मेलन किस लिहाज से महत्वपूर्ण है उसकी बात करें तो ये जो सम्मेलन है ये 2 बिंदुओं से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला तो ये कि साल 2023 का दावोस जो सम्मेलन है वो तकरीबन 2 वर्ष के अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले साल 2020 में इसका आयोजन हुआ था, लेकिन 2020 में आयोजन के बाद कोरोना महामारी आ गई और 2021-22 में फिजिकल तौर पर इसका आयोजन नहीं हो सका। हालांकि आयोजन जरूर हुआ था, लेकिन वो वर्चुअल माध्यम से हुआ था, टेलीफोन के जरिए हुआ था, स्क्रीन के जरिए हुआ था, कोई भी फिजिकल तौर पर दावोस में मौजूद नहीं था। लेकिन साल 2023 का जो सम्मेलन है वो बहुत विशेष है क्योंकि फिजिकल तौर पर 2 वर्ष के अंतराल के बाद इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा ये सम्मेलन इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि ये सम्मेलन अब तक के अपने इतिहास में सबसे बड़ा आयोजन था। इस पूरे सम्मेलन के दौरान दुनिया भर के तकरीबन 51 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा 600 कॉर्पोरेट लीडर्स इस पूरे सम्मेलन में शामिल थे। वहीं इसके साथ साथ इस पूरे सम्मेलन में दुनिया भर के जो तमाम देश हैं, उन देशों के जो केंद्रीय बैंक हैं, वहां के गवर्नर्स भी मौजूद थे। इसके अलावा इस पूरे सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, इसके अलावा नेटो और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इस तरह के जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस के प्रतिनिधियों ने भी इस पूरे सम्मेलन में हिस्सा लिया। तो जाहिर तौर पर ये जो सम्मेलन था ये अपनी व्यापकता के लिहाज से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसके अलावा इस सम्मेलन के थीम की बात करें तो साल 2023 के संस्करण की थीम है खंडित विश्व में सहयोग, यानी कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। इसका क्या मतलब है, इस थीम को क्यों चुना गया है? इसकी बात करें तो हम जानते हैं कि पिछले कुछ समय में, खासतौर पर पिछले 1-2 दशक में दुनिया बहुत सारे आधारों पर विभाजित हो रही है। दुनिया अपने आइडियोलॉजिकल लेवल पर विभाजित हो रही है। तमाम विचारधाराओं वाले देश अलग अलग जा रहे हैं।
इसके अलावा अपनी नीतियों के आधार पर विभाजित हो रही है, संरक्षणवादी नीतियों को अपनाया जा रहा है, सभी देश केवल अपने नागरिकों पर ध्यान दे रहे हैं। तो इस तरह से दुनिया अलग अलग हिस्सों में बंटती हुई दिखाई दे रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस थीम को चुना गया है कि आखिर इस बटी हुई दुनिया में सहयोग को, कॉपरेशन को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। इसी बढ़ावे को ध्यान में रखते हुए इस थीम का चयन किया गया है। तो ये तो बात हुई दावोस सम्मेलन की, विश्व आर्थिक मंच की। अब आगे बढ़ते हैं और एक सवाल इस संबंध में यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर वर्तमान समय में हमें इस तरह के आयोजनों की जरूरत क्या है, हमें विश्व आर्थिक मंच की जरूरत क्या है। क्योंकि विश्व आर्थिक मंच की, दावोस सम्मेलन की हमेशा से इस आधार पर आलोचना की जाती रही है कि इस पूरे सम्मेलन में गरीब लोगों को कोई खास रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है। इस सम्मेलन में दुनिया के जो अमीर लोग हैं वो अपने चार्टर्ड प्लेन में बैठकर आते हैं, महंगी चीजें खाते हैं, महंगी कॉफी पीते हैं और एसी के कमरे में बैठकर दुनिया के गरीब लोगों पर विचार विमर्श करते हैं। तो ऐसे में गरीब लोगों को इससे क्या फायदा होता है। लेकिन इस पूरे सम्मेलन के पक्ष में जो बात कही जाती है वो ये है कि ये सम्मेलन मुख्य तौर पर एक मंच के तौर पर काम करता है, जहां पर लोग विचार विमर्श कर सकते हैं और कुछ होना कुछ न होने से हमेशा ही बेहतर होता है। और इसी आधार पर इस पूरे सम्मेलन को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा विश्व आर्थिक मंच की प्रासंगिकता पर बात करें, इस सम्मेलन की प्रासंगिकता पर बात करें, तो ये सम्मेलन दो लिहाजों से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहला बिंदु यह है कि दुनिया भर में जब से ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई है तभी से वैश्विक अर्थव्यवस्था की परस्पर निर्भरता यानी इंटरडिपेंडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इंटरडिपेंडेंस का मतलब यह है कि दुनिया का एक देश दूसरे देश पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया है। ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत के बाद दुनिया के तमाम देशों के बीच माल, सेवा, डेटा के अलावा कैपिटल, इन तमाम चीजों का प्रवाह जो है, इनफ्लो जो है और आउटफ्लो जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दुनिया का कोई भी देश सब कुछ अकेले दम पर उत्पादित करने में अब सक्षम नहीं रह गया है। दुनिया का हर एक देश केवल एक चीज पर फोकस करता है और तमाम अन्य चीजों के लिए उसे दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि दुनिया भर में ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। और ये जो प्रोसेस पिछले कुछ सालों में शुरू हुआ था, अब उस प्रोसेस को पूरी तरह से समाप्त करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है परस्पर निर्भरता। और जब ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है तो जाहिर तौर पर विश्व आर्थिक मंच भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये तो पहला बिंदु हुआ। दूसरा बिंदु ये है कि दुनिया भर की जो वैश्विक समस्याएं हैं, जो तमाम जो इश्यूज हैं, वो वैश्विक समस्याएं सीमाएं देखकर नहीं आती, बॉर्डर्स देखकर नहीं आती हैं। जो जलवायु परिवर्तन की समस्या है, जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, वो भारत को भी प्रभावित करती है और किसी छोटे आइलैंड देश को भी प्रभावित करती है। तो जाहिर तौर पर जब समस्याएं सीमाएं देखकर नहीं आती हैं तो उन समस्याओं के लिए जो नीतियां बनाई जाती हैं, उन नीतियों में सीमाओं को क्यों शामिल किया जाए, बॉर्डर क्यों शामिल किया जाए। क्यों ना दुनिया भर के तमाम देशों के प्रतिनिधि, जो कॉरपोरेट लीडर्स हैं, वो एक साथ आएं और इस संबंध में सीमाओं को दरकिनार करते हुए, परे करते हुए एक नई नीति का निर्माण करें, नए सिरे से विचार विमर्श करें। और विश्व आर्थिक मंच और दावोस सम्मेलन इस संबंध में यही काम करता है, दुनिया भर के तमाम लीडर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं कि यह पूरा सम्मेलन वर्तमान समय में बहुत ज्यादा प्रासंगिक बना हुआ है। तो ये तो इसकी प्रासंगिकता की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और दावोस 2023 के दौरान, इस नए संस्करण के दौरान किन बिंदुओं पर चर्चा की गई उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आर्थिक मसलों पर क्या हुआ उसको जानते हैं। तो इस सम्मेलन में जिन भी आर्थिक विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया, उन्होंने सर्वसम्मति से यह स्वीकार किया कि आर्थिक मोर्चे पर जितनी भी खराब स्थिति हम देख सकते थे, वो खराब स्थिति साल 2022 और साल 2021 में ही देखने को मिली थी। और साल 2023 के बाद स्थिति में कुछ सुधार जरूर देखने को मिल सकता है। यानी अब स्थिति हमें और ज्यादा खराब होती हुई दिखाई नहीं देगी। इसके अलावा सम्मेलन में यह भी स्वीकार किया गया कि पश्चिमी जगत में वैसे हमें आर्थिक स्तर पर विकास दर में कुछ कमी जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो तमाम पश्चिमी देश हैं वहां पर मंदी यानी रिसेशन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वर्तमान समय में जो एक व्यापक युद्ध की संभावना बन रही थी, वो संभावना लगभग समाप्त हो गई है। अब युद्ध भी अपने अंतिम कगार पर आ गया है। इसके अलावा कोरोना महामारी भी लगभग समाप्त हो गई है, जो केसेस हैं वो भी बहुत कम रिकॉर्ड हो रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ा जो फैक्टर वो जो है वो ये है कि चीन की जो जीरो कोविड पॉलिसी थी, जिसकी वजह से दुनिया भर में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक बड़ी बाधा उत्पन्न हुई थी,
चीन ने अपनी इस पॉलिसी को वापस ले लिया है, लगभग समाप्त कर दिया गया है। तो इस पॉलिसी की समाप्ति की वजह से जो सप्लाई चेन में बाधा उत्पन्न हुई थी वो बाधा अब समाप्त हो जाएगी। तो इसकी वजह से दुनिया भर में आपूर्ति और बेहतर ढंग से सुनिश्चित हो सकेगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। तो जाहिर तौर पर भविष्य की जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को और ज्यादा बेहतर बताया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी सम्मेलन में जिन गवर्नर्स ने हिस्सा लिया उन गवर्नर्स ने मुद्रास्फीति को लेकर चिंता जरूर जाहिर की, बढ़ती महंगाई को लेकर जरूर चिंता जाहिर की गई। इनका कहना है कि महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है वो आम आदमी को प्रभावित कर सकती है और इसकी वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में गवर्नर्स ने यह सुझाव दिया कि दुनिया की तमाम केंद्रीय बैंकों को अपने सख्त रवैये को अपनाए रखना चाहिए और जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको और सख्त बनाया जाना चाहिए और जो इंटरेस्ट रेट हैं उन्हें बढ़ाए रखना जाना चाहिए ताकि जो इन्फ्लेशन है उसे कुछ हद तक कम किया जा सके। इसके अलावा कई आर्थिक विशेषज्ञों ने संरक्षणवादी नीति को लेकर भी चिंता जाहिर की। दुनिया के तमाम देश अब प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को अपना रहे हैं। इस पूरी पॉलिसी के तहत दुनिया की सरकारें केवल अपने कर्मचारियों पर ध्यान दे रही हैं, केवल अपने देश में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान दे रही हैं, एनर्जी एफिशिएंसी पर ध्यान दे रही हैं। वो सरकारें केवल अपने ही देश में आपूर्ति श्रृंखला को सुधार करने पर जोर दे रही हैं। तो ऐसे में जो विकसित देश हैं वो तो इस संबंध में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर उन विकसित देशों के प्रयासों की वजह से गरीब देशों को, जो अल्प विकसित देश हैं, उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तो आर्थिक मोर्चे पर बात हुई। इसके अलावा यूक्रेन के विषय पर भी बात की गई। इस पूरे सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की खुद मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने सम्मेलन में अपना संदेश वर्चुअल माध्यम से वीडियो के जरिए जरूर पहुंचाया। उन्होंने अपने पूरे संदेश में जो लोग वहां पर मौजूद थे उनसे आग्रह किया कि दुनिया के विकसित देशों को उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि रूस के साथ वो जो युद्ध लड़ रहे हैं डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, उस युद्ध को और ज्यादा सहायता मिल सके। इसके अलावा व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दुनिया भर के तमाम लीडर्स से यूक्रेन के रिकंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि यूक्रेन और रूस के युद्ध की वजह से यूक्रेन को भारी नुकसान का सामना झेलना पड़ा है, भारी नुकसान हुआ है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ऐसे में उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी फंड इकट्ठा करने की बात की गई। इसके अलावा व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जर्मनी और अमेरिका की बहुत भारी आलोचना की। हालांकि ये जो आलोचना रही वो अप्रत्यक्ष तौर पर की गई, क्योंकि पिछले दिनों ये खबर आई थी कि जर्मनी और अमेरिका ने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को या फिर यूक्रेन को अपने टैंक्स देने से मना कर दिया था। तो जाहिर तौर पर उन्होंने इन दो देशों की भी आलोचना की। अब बात करते हैं कि पर्यावरण के मुद्दे पर इस पूरे विषय में, इस पूरे सम्मेलन में किन विषयों पर बात की गई। तो पर्यावरण के मुद्दे को लेकर सम्मेलन में जो भी लोग शामिल थे, जो भी हितधारक शामिल थे, उन्होंने सर्वसम्मति से स्वीकार किया कि दुनिया भर में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने पर और ज्यादा जोर दिए जाने की जरूरत है, और ज्यादा बल दिए जाने की जरूरत है। और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए दुनिया भर के देशों को, खासतौर पर गरीब देशों को, और ज्यादा पैसों की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक इनिशिएटिव की भी शुरुआत की गई है जिसका नाम है गिविंग टू एम्पलीफायर अर्थ एक्शन यानी GAEA। इस नाम से एक पहल की शुरुआत की गई है। ये पहल करेगी क्या? तो इस पूरी पहल के जरिए दुनिया भर में जो भी पैसा फिलैंथ्रोपी में जाता है, जो भी पैसा चैरिटी में जाता है, उस पैसे को मुख्य तौर पर पर्यावरण मुद्दों पर इन्वेस्ट करने की कोशिश की जाएगी, पर्यावरण के विषयों पर निवेश करने की कोशिश की जाएगी। इस पूरी पहल का लक्ष्य है कि हर साल तकरीबन $3 ट्रिलियन का जो अमाउंट है, उस अमाउंट को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए खर्च किया जाए। तो जाहिर तौर पर ये जो पहल है वो पर्यावरण के लिहाज से, ग्लोबल वार्मिंग के लिहाज से, जलवायु परिवर्तन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के विषय पर खासतौर पर यूरोपियन यूनियन ने, जो यूरोपीय देश थे, उन्होंने अमेरिका के हरित ऊर्जा कानून यानी ग्रीन एनर्जी जो लॉ है उसकी काफी ज्यादा आलोचना की गई, क्योंकि ये जो कानून है ये केवल उन्हीं उत्पादों को सहायता प्रदान करता है, उन्हीं ग्रीन प्रोडक्ट्स को सहायता प्रदान करता है जिनका निर्माण अमेरिका में किया गया है। तो ऐसे में ये जो प्रयास है ये केवल अमेरिका में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देगा, वहीं दूसरी ओर इसकी वजह से जो दूसरे गरीब देश हैं उनके प्रयासों पर प्रभाव पड़ सकता है। तो ऐसे में अमेरिका की इस पॉलिसी की भी आलोचना की गई। तो ये तो बात हुई कि पर्यावरण के मुद्दे पर किन बिंदुओं पर बात की गई। तो ये सम्मेलन की एक रूपरेखा हुई। इसके अलावा इस पूरे सम्मेलन में भारत की क्या हिस्सेदारी रही, भारत के लिहाज से ये सम्मेलन कितना विशेष रहा, उसकी बात करें तो भारत के लिहाज से ये पूरा सम्मेलन साल 2023 का जो संस्करण था
वो बहुत ज्यादा विशेष रहा, क्योंकि दावोस सम्मेलन के साथ, विश्व आर्थिक मंच के साथ भारत की 36 वर्ष के सहयोग पूरा हो गया है। यानी भारत पिछले 36 वर्ष से दावोस सम्मेलन में अपना प्रतिनिधित्व भेज रहा है, दावोस सम्मेलन में हिस्सा ले रहा है। तो इस लिहाज से ये पूरा सम्मेलन भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा इस सम्मेलन के दौरान भारत के उच्च स्तरीय लोगों द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया। इस पूरे सम्मेलन में भारत के केंद्रीय मंत्री शामिल रहे। इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल रहे, मसलन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस पूरे सम्मेलन में शामिल थे। इसके अलावा इस पूरे सम्मेलन में भारत के जो कॉरपोरेट लीडर्स हैं, उन्होंने भी व्यापकता से हिस्सेदारी ली, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भारत को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। इस पूरे सम्मेलन के दौरान जो भारत के जो डेलीगेशन था, उसका मुख्य ध्यान जो था वो मुख्य तौर पर निवेश के अपॉर्चुनिटीज पर था, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पर था, कि दुनिया भर के जो लीडर्स हैं, उन लीडर्स को, दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं, उन इन्वेस्टर्स को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, उन्हें आमंत्रित किया जा सके। और ऐसे में उम्मीद भी जाहिर की जा रही है कि इस पूरे सम्मेलन के बाद भारत का जो निवेश है, भारत में जो निवेश होता है, उस निवेश में वो जो पूरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, उस निवेश में कुछ हद तक बढ़ोतरी जरूर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस पूरे सम्मेलन के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर जोर देने की भी बात की गई और साथ ही समावेशी यानी इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो उपाय हो सकते हैं, उन उपायों को बढ़ावा देने की भी बात की गई। यानी खासतौर पर जो ग्रीन एनर्जी है, जो सस्टेनेबल एनर्जी है, जो अल्टरनेटिव एनर्जी है, उस एनर्जी को बढ़ावा देने की बात की गई कि किस तरह के प्रयास किए जा सकते हैं कि भारत में अल्टरनेटिव एनर्जी को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा ये सम्मेलन भारत के लिए इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण रहा कि वर्तमान समय में भारत के पास G20 की अध्यक्षता भी मौजूद है। तो ऐसे में इस पूरे सम्मेलन के दौरान भारत ने G20 के अध्यक्ष के तौर पर भी खुद को रिप्रेजेंट किया। इसके अलावा हम पिछले कुछ समय से ये सुन रहे हैं कि भारत न केवल एशिया की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और आने वाले वर्षों में भारत का आर्थिक विकास बहुत बेहतर ढंग से देखने को मिल सकता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट भी बताती है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022-23 में भारत का जो विकास दर है वो 6.9% रह सकता है, जबकि इसके पिछले वर्ष यानी साल 2021-22 में भारत का विकास दर जो था वो 8.7% पर था। वैसे तो भारत के विकास दर में कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन अगर आप भारत की तुलना दुनिया के अन्य देशों से करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत इस पूरे मसले पर बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहा है। इसके अलावा भारत ने इस पूरे सम्मेलन के दौरान इंडिया @100 नाम से एक रिपोर्ट भी जारी की। इस रिपोर्ट में भारत सरकार द्वारा यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि साल 2047 तक, यानी जब भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो साल 2047 तक भारत का जो ट्रेड है वो $26 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। यानी जाहिर तौर पर ये जो पूरा लक्ष्य है ये बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है और भारत सरकार इस पूरे लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण प्रयास भी कर रही है। अब अंत में एक प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न जो है वो मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि दुनिया भर में बढ़ते संरक्षणवाद के मद्देनजर विश्व आर्थिक मंच और दावोस सम्मेलन की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। यानी आपको बताना है कि वर्तमान समय में हमें दावोस सम्मेलन, विश्व आर्थिक मंच जैसी चीजों की जरूरत है या फिर नहीं है। ये जो सम्मेलन है ये वर्तमान समय में कितना ज्यादा रेलेवेंट है, कितना प्रासंगिक है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि विश्व आर्थिक मंच की स्थापना किस वर्ष की गई थी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगी और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।